हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकंड ईयर। सेमेस्टर है हमारा थर्ड, एक्ट है हमारा मुस्लिम लॉ, कोड है हमारा 301 या 3001। क्वेश्चन है हमारा मेहर। ठीक है, यहाँ से हमारे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ से 5 नंबर के, 10 नंबर के और 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब से पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो में चलने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, या कुछ और सुधार किया जाए या कुछ कमियां हों तो वो बताओ। कुछ बच्चे पहले कहते थे कि सर आप बातें बहुत ज़्यादा करते हो, तो मैं थोड़ा उन चीज़ों को भी, अपने अंदर जो कमियां थी उनको भी कम कर रहा हूँ। और आपको कैसी वीडियो लग रही है, आपकी तैयारी कैसी हो रही है, वो सारी चीज़ें कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अच्छे से समझना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेहर। हम मेहर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बड़े प्यार से। मेहर की परिभाषा एवं मेहर का वर्गीकरण। देखिए, मेहर से कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सभी का निचोड़ एक ही वीडियो में आपको दे दिया गया है। आप परेशान ना होइएगा और ना घबराइएगा। ठीक है, मेहर की व्याख्या। मुस्लिम विधि में पति द्वारा दिए जाने वाले धन के पीछे इस्लाम की धारणा कुछ अलग है। पति द्वारा पत्नी को दिया धन न तो पत्नी का मूल्य है, न ही सहवास का मूल्य। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो पति द्वारा पत्नी को जो मेहर दिया जाता है, मेहर का मतलब होता है धन। पति द्वारा पत्नी को शादी के वक्त जो धन दिया जाता है, धन की जो संविदा की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है, वो ना तो पत्नी के संभोग के लिए है कि हम पत्नी के साथ संभोग करेंगे, सहवास करेंगे, उनके साथ रिलेशन बनाएंगे, ना तो उसका धन है, और ना ही उसे खरीदने का कि ये लड़की है, हम इसे खरीद कर ले जा रहे हैं, आप पैसे ले लो। ठीक है, ये ना वो है। तो इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, पति द्वारा पत्नी को दिया धन न तो पत्नी का मूल्य है, क्या है, पत्नी का मूल्य नहीं है, न ही सहवास यानी संभोग का मूल्य है, बल्कि पति द्वारा दिए जाने वाला धन पति द्वारा पत्नी को सम्मान है। पति एक सम्मान के तौर पर अपनी पत्नी को देता है, जिसे क्या कहते हैं, मेहर कहते हैं। लेकिन इस्लाम से पूर्व अरब में कुछ ऐसे नियम थे जिनके आधार पर ही ये जो मेहर की प्रक्रिया है वो आज तक इनके साथ चली आ रही है। तो वो पहली प्रक्रिया क्या थी, अब इन्होंने बदलकर उस चीज को मेहर बोल दिया है। वो थी क्या, अब उसे समझते हैं। इस्लाम से पूर्व विवाह। इस्लाम से पूर्व अरब में सर्वाधिक प्रचलित विवाह दो प्रकार के होते थे। एक तो बाल विवाह होता था और एक तो था बीना विवाह। बाल और बीना विवाह दो प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है, जो बाल विवाह होता था, पति द्वारा लड़की के पिता को कुछ पैसे देकर लेता था। पति क्या करता था, इस्लाम धर्म के आने से पहले, इस्लाम से पूर्व, ठीक है, इस्लाम से पूर्व यहां पे लिखा हुआ है। इस्लाम से पूर्व क्या था अरब में, कि लड़का लड़की के पिता को यानी अपने ससुर को पैसे देता था उसे खरीदने के लिए, कि ये कुछ पैसे हैं और आप अपनी लड़की मुझे दे दो, तो वहां पर पैसे देता था। दूसरा बीना विवाह। बीना विवाह में क्या होता था, पति सीधे लड़की से संबंध बनाता था और सहवास के बदले में लड़की को ही कुछ धन बदले सहवास के देता था। इसमें क्या था, बीना विवाह में जो पति होता था शादी से पहले, ठीक है, शादी से पहले लड़की के संग रिलेशन बनाता था, उसके संग रहता था, उसके बदले में कुछ धन लड़की को वो देता था, उसके बाद उसे अपनी पत्नी बनाता था। ठीक है,
इस प्रकार से दिए जाने वाले धन वे उपहार मेहर कहलाते थे। इस प्रकार से दिए जाने वाला, यहां पे वाला कर लो, ठीक है, दिया जाने वाला धन वे उपहार मेहर कहलाता है, ठीक है। कहलाता था, ठीक है, इसे कर लें। आगे चलते हैं। मेहर का वर्गीकरण, देखो इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, ठीक है, जो मैं करा रहा हूं इसको बहुत अच्छे से समझना है। मेहर का वर्गीकरण, मेहर का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से हुआ है। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है। उचित मेहर यानी अनिश्चित, मतलब इसकी कोई समय सीमा नहीं है कब दिया जाएगा। एक निश्चित मेहर है। उचित मेहर, उचित मेहर को क्या कहते हैं? मेहर ए मिस्ल, मेहर ए मिस्ल। उचित मेहर को मेहर ए मिस्ल कहा जाता है अथवा प्रथागत मेहर, इसे प्रथागत मेहर भी कह सकते हो। उचित मेहर को मेहर ए मिस्ल भी कह सकते हैं। और जब क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर और 10 नंबर में, तो वहां आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेहर ए मिस्ल किसे कहते हैं। मेहर ए मिस्ल पर टिप्पणी कीजिए। प्रथागत मेहर पर आपके क्या शब्द हैं उनको संक्षेप में बताइए, ठीक है। उसी प्रकार निश्चित मेहर, ठीक है, निश्चित मेहर को मेहर ए मुसम्मा, मेहर ए मुसम्मा कहते हैं। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, मेहर ए मुसम्मा से आप क्या जानते हो, मेहर ए मुसम्मा के बारे में आप बताइए। मेहर ए मुसम्मा पर टिप्पणी दीजिए। ये जो मेहर ए मुसम्मा होता है ये दो प्रकार का होता है, तुरंत दे या स्थगित। या तो उसे तुरंत दे दिया जाए, शादी हो रही है उसी समय दे दिया जाए, या शादी में यह संविदा कर दी जाए कि 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 साल बाद, या शादी के हो जाने के बाद अगर हमारा रिलेशन अच्छा चलता रहा तो 5-10 साल बाद भी दे देंगे, या उसकी मृत्यु के बाद या तलाक के समय। इस प्रकार से स्थगित भी हो सकता है, ठीक है। तुरंत दे मेहर को मुअज्जल मेहर कहा जाता है और स्थगित मेहर को मुबजल मेहर कहा जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखने का मेरा रीजन सिर्फ यही है कि क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, जैसे स्थगित मेहर, तुरंत दे मेहर, मेहर ए मुसम्मा, निश्चित मेहर, प्रथागत मेहर, मेहर ए मिस्ल, उचित मेहर या अनिश्चित मेहर, या मेहर का वर्गीकरण बताइए। सिर्फ हमें मेहर का वर्गीकरण आ जाए तो सिर्फ हमें इतना ही लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। उचित या अनिश्चित मेहर, ठीक है, ये पहले वाला ही हमारा यहां से आ गया है, उचित या अनिश्चित मेहर। विवाह के समय यदि मेहर निश्चित नहीं हो पाया हो तो भी पत्नी को मेहर पाने का अधिकार रहता है। ऐसी स्थिति में मेहर का निर्धारण न्यायालय करता है। न्यायालय द्वारा निश्चित किया गया मेहर उचित मेहर या मेहर ए मिस्ल कहलाता है, ठीक है। देखिए शादी होती है, शादी के समय मेहर की संविदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपकी लड़की को, ठीक है, इतना पैसा देंगे, ठीक है। और उसकी जो संविदा हो जाती है कि 50,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, जिस प्रकार से आदमी है, ठीक है, उस प्रकार से उनकी संविदा हो जाती है। और उसमें कहा जाता है कि हम इसे दे देंगे, लेकिन वो नहीं देते हैं तो न्यायालय जो है अपने विवेक के आधार पर उसको दिलवाता है। या तो पति की मृत्यु हो जाए तब दिलवाता है, या तलाक हो तब दिलवाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और उस मेहर को क्या कहते हैं? मेहर ए मिस्ल बोला जाता है, ठीक है। न्यायालय द्वारा मेहर निश्चित अदालत में तब होगी जब आपस में पति पत्नी द्वारा मेहर निश्चित ना की गई हो। देखिए न्यायालय कब दिलवाएगा? या तो आपने वहां पर संविदा कर ली थी कि हम आपको इतना पैसा देंगे, लेकिन उस संविदा के बावजूद आप नाट जाते हो तो न्यायालय अपने विवेक के आधार पर उसे पैसे दिलवाएगा।
या पति और पत्नी ने संविदा के समय कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि मुझे कितना पैसा चाहिए, ठीक है, उन्होंने आपस में शादी कर ली और उस समय उन्होंने कह दिया कि हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है, वक्त आएगा तो तब देखा जाएगा, ठीक है। तो न्यायालय अपने विवेक के आधार पर दोनों स्थितियों में न्यायालय वहां पे निर्धारण करेगी, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि मैं 10 लाख दूंगा, लेकिन वो उस समय नाट गया तलाक के बाद या मृत्यु के बाद, तो वहां पर कोर्ट जो है निर्णय देगी, ठीक है, अपने विवेक के आधार पर। निश्चित मेहर, सामान्यतः मेहर का निर्धारण स्वयं पक्षकारों अथवा उनके अभिभावकों द्वारा ही होता है। जो निश्चित मेहर होती है, जो शादी के जो मेन मुखिया होते हैं, सही है, जो घर वाले होते हैं, उनके द्वारा ही होती है। इनके द्वारा जो भी धनराशि अथवा संपत्ति मेहर के रूप में निर्धारित कर दी जाती है उसे निश्चित मेहर या मेहर मुसम्मा कहते हैं। पक्षकार अपने विवाह में मेहर का निर्धारण कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। निश्चित मेहर में क्या होता है, जो लड़की के घर वाले और लड़के के जो घर वाले होते हैं आपस में संविदा कर लेते हैं कि हम आपको इतने पैसे अभी प्रेजेंट में दे रहे हैं, और आपस में क्या हो जाती है, संविदा हो जाती है। उसी संविदा को मेहर कहा जाता है, ठीक है। विवाह के पूर्व, ये जो निश्चित वाली जो मेहर है विवाह के पूर्व भी दे सकते हैं, मतलब शादी है, शादी से 2, 4, 6 दिन पहले दे सकते हैं, या विवाह संपन्न होते समय जिस दिन की शादी है उसी दिन दे सकते हैं, या विवाह हो जाने के पश्चात, यानी शादी हो गई है, लड़की विदा होने वाली है या घर पहुंच गई है, या 2, 4 दिन या 10 दिन के बाद उसे दे दिया जाता है, यानी अराउंड ऑफ शादी के आसपास ही उसे पैसे दे दिए जाते हैं। मेहर की धनराशि लिखित व मौखिक द्वारा भी हो सकती है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, वो मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। ये सिर्फ क्या है, एक विश्वास के ऊपर चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मैंने यहां पे एक्सप्लेन करा था कि जो निश्चित मेहर जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, तुरंत देय मेहर और स्थगित मेहर। यहां पर क्या बोला है कि पिता अभिभावकों यानी लड़की के पिता और लड़के के पिता आपस में निर्णय करते हैं कि कितनी धनराशि देनी है मेहर के रूप में। उसे या तो शादी से पहले दे दो, या शादी के समय दे दो, या शादी के 2, 4, 10 दिन बाद दे दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मेहर होती है वो जो एक तो तुरंत देय होती है, एक कुछ समय पश्चात होती है स्थगित मेहर। तो यहाँ पर तुरंत देय यानी निश्चित मेहर की मांग या तो तुरंत देय के रूप में होती है या इसे स्थगित मान लिया जाता है। इसमें पत्नी विवाह के पश्चात जब चाहे मांग सकती है। इसे तुरंत देय मेहर अथवा मुअज्जल मेहर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, या तो पत्नी उस मेहर को तुरंत मांग सकती है शादी के कभी भी, ठीक है, या उसे शादी के जस्ट समय दे दिया जाता है। आगे चलते हैं स्थगित मेहर। जब इन नोट्सों को आप बनाओगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, 1 या 2 बार बस पढ़ने मात्र से ही, ठीक है। स्थगित मेहर की मांग पत्नी विवाह विच्छेद या पति की मृत्यु के बाद कर सकती है। जो स्थगित मेहर जो होती है, जिसको हम समय के ऊपर टाल देते हैं कि हम दे देंगे, जो आपसे संविदा हुई है हम उन्हें दे देंगे, लेकिन देने का समय कौन सा है अब वो देखते हैं। स्थगित मेहर की मांग पत्नी विवाह पश्चात, विवाह विच्छेद मतलब तलाक के समय, या पति की मृत्यु के बाद कर सकती है। स्थगित मेहर को भविष्य में किसी निश्चित घटना या समय पर होने की का विवादा हो सकता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो स्थगित मेहर है, जो जिसको टाला जाता है, उसे ये भी हो सकता है कि जब मेरा पहला पुत्र होगा या मेरी पहली संतान होगी तब मैं आपको मेहर दे दूंगा, ठीक है, जब मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये ऐसे भी भविष्यकालीन स्थगित मेहर भी हो सकती है, ठीक है। मेहर की माफी, विवाह के बाद पत्नी को मेहर लेने का अधिकार हो जाता है, लेकिन पत्नी चाहे तो पति को मेहर के ऋण से अपनी खुद मर्जी से आजाद कर सकती है। देखो शादी हो गई, पति पत्नी के अच्छे संबंध बन गए हैं, अपने परिवार को देखना चाहती है औरत,
वो कहती है कि जो हमारी संविदा हुई थी मेहर से, जो आप मुझे पैसे देते, मैं उस ऋण से आपको मुक्त कर रही हूँ, आपको मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम अपने परिवार को ही चलाएंगे। ठीक है। मेहर माफी के समय पत्नी की उम्र या तो 15 वर्ष हो या 18 वर्ष तथा स्वस्थ मस्तिष्क, मतलब वो पागल ना हो या किसी शराब के नशे में ना हो या किसी और रीजन से दबाव में ना हो। ठीक है, ना तो दबाव में दी हो ना शराब में हो, और वो जो उसका जो दिमाग है वो स्वस्थ हो, पागलपन ना हो। ठीक है, और उम्र उसकी 15 या 18 वर्ष होनी चाहिए। वो अगर माफ करती है मेहर को तो मेहर क्या हो जाता है, माफ हो जाता है। मेहर की माफी मानी जाएगी। मेहर की माफी मेहर है हिवा, हिवाए मेहर कहा जाता है, या तो मेहर ए हिवा या हिवाए मेहर कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है बहुत ज्यादा, हिवा ए मेहर या मेहर है हिवा क्या है? हिवा ए मेहर या मेहर ए हिवा पर अपने शब्द 200 शब्द अपने लिखिए। अब 200 शब्द यहां पर बोलोगे सर आपने तो बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है। 200 शब्दों के अंतर्गत जो ये चीजें हैं, ब्याह से पहले ब्याह कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये सारी चीज उसी में हमें लिख देनी है, और ये हमें एक टॉपिक देगा हिवाए मेहर। ठीक है, तो हमें इसी से ही पूरा ये क्वेश्चन है लॉन्ग में ट्रांसलेट कर देना है। और अगर वो आपसे बोले कि सिर्फ टिप्पणी लिखो, तो आप इन दोनों में डिफरेंस बताकर आप 10 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो मेहर की माफी ही उसमें सिर्फ लिख सकते हो। अगर 10 नंबर में पूछा जाए तो दोनों में डिफरेंस बता दो। अगर 20 नंबर का पूछा जाए तो पूरे मेहर को ही एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, आप कहोगे सर हमने तो यहाँ पर एक हेडिंग ही पढ़ी थी। ठीक है, तो ये नहीं, वो उसका मतलब है वो पूरे ही मेहर को आपसे जानना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा के बना सकता है एग्जामिनर, बस बच्चों को परेशान करना चाहते हैं, बच्चों के दिमाग को देखना चाहते हैं। अब एक चीज देखो, यहां पर हमने लिखा है 15 वर्ष और 18 वर्ष, इसमें अंतर क्या है? 15 वर्ष में लड़की क्या हो जाती है, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग बालिग हो जाती है। ठीक है, मद्रास और पटना 18 वर्ष न्यायालय, और इलाहाबाद न्यायालय सॉरी यहाँ पे 18 वर्ष और इलाहाबाद न्यायालय 15 वर्ष। ठीक है, मद्रास पटना न्यायालय 18 वर्ष, इलाहाबाद न्यायालय 15 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं। मेहर की प्रकृति, मेहर की जो प्रकृति देखते हैं। मुस्लिम स्त्री का ऋण एक असुरक्षित ऋण है। वह अन्य ऋणदाताओं को अपने पति की संपत्ति में से ऋण लेने से रोक सकती है। क्या कर सकती है? रोक सकती है। सपोज, दोबारा पढ़िए, मुस्लिम स्त्री का ऋण एक असुरक्षित ऋण है। दोबारा देखिए, मुस्लिम स्त्री का ऋण एक असुरक्षित ऋण है। यहां पर जो असुरक्षित है इसे क्या करेंगे? सुरक्षित ऋण बोलेंगे। ठीक है, यहां पर ये 2 पॉइंट जो गलत हो गए हैं, इसी को मैंने देख के दोबारा देखा था। सुरक्षित ऋण है और यहां पर ये जो नहीं है, इन दोनों को काट लेना। ठीक है, मुस्लिम स्त्री का जो ऋण है एक सुरक्षित ऋण है। वह अन्य ऋणदाताओं को अपने पति की संपत्ति में से ऋण लेने से रोक सकती है जब तक पत्नी का मेहर नहीं दिया जाता है। पत्नी का जो ऋण है, ऋण ही मान लो उसे, मेहर जो दिया जाना है, पति जब तक पत्नी को ऋण नहीं देता है, मेहर नहीं देता है, तब तक वह जो पत्नी है उसकी संपत्ति पर काबिज रहेगी। सपोज करो उसे 1 लाख रुपया दिया जाना है और 1 लाख की ही कोई संपत्ति है। ठीक है, तो पत्नी उस संपत्ति पर किसी को तब तक कब्जा नहीं करने देगी जब तक उसका मेहर नहीं मिल जाता है, या किसी को ऋण लेने नहीं देगी उस संपत्ति से जब तक उसका जो मेहर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसे विशेष अधिकार है कि अपने पति की संपत्ति पर तब तक कब्जा रखे जब तक उसे उसका मेहर ना मिल जाए। ठीक है, जब तक पत्नी को उसका मेहर नहीं मिलता है
तब तक वह ना तो किसी को वहां से ऋण लेने देगी, ना तो उसे वस्तु हो या भूमि का टुकड़ा हो या कोई अन्य कीमती चीज हो उसे बेचने देगी। ठीक है, तब तक जब तक कि उसका मेहर नहीं मिल जाता है। आगे पढ़ते हैं। मेहर के लिए पति अपनी संपत्ति बेच सकता है। अगर मेहर देने के लिए हाँ पति बेच सकता है, उसे 1 लाख रुपया देना है सपोज करो, और पति के पास नहीं है और संपत्ति पे पत्नी काबिज है, तो पति अपनी संपत्ति को बेचकर उसका मेहर दे सकता है। ठीक है, विवाह निष्प्रभावी होने पर भी वैध होता है। देखो मैंने अब से पहले एक वीडियो बनाई थी विवाह के प्रकार, उसमें आप देखिएगा। निष्प्रभावी क्या होता है, एक तो अनियमित होता है और एक निष्प्रभावी होता है। ठीक है, अनियमित यानी एक वो होता है जैसे समाज के अनुसार हमने कोई विवाह करा है और वो बोल दिया कि भाई इन्होंने जो विवाह करा है वो गलत करा है, या तो रक्त संबंध में कर लिया है या ऐसी जगह कर लिया है जहां पर उनकी शादी नहीं हो सकती थी समाज के अनुसार। समाज तो उसकी आलोचना करेगा लेकिन निष्प्रभावी नहीं कर सकता है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने ऐसी महिला से शादी कर ली जहां से उसकी शादी नहीं हो सकती थी, वो रक्त संबंध में थी। अब समाज उसकी आलोचना तो करेगा लेकिन निष्प्रभावी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने रिलेशन बना लिया है और शादी कर ली है। इसी प्रकार अब अगर इससे पहले की वीडियो आप देखोगे तो आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आ जाएगा। विवाह निष्प्रभावी होने पर भी वैध होता है। ठीक है, जब पत्नी पति की संपत्ति पर काबिज है तो प्रत्येक उत्तराधिकारी अपना हक मेहर ले सकता है। देखो पति की संपत्ति पर जो पत्नी है वो काबिज है कि मेरा मेहर दे दो, तब तक मैं इस संपत्ति को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उनकी जो संतान होती है वो उस संपत्ति में से अपना हिस्सा ले सकती है, पत्नी उन्हें रोक नहीं सकती है। सही है, क्योंकि जो मेहर की संविदा है वो पति से है, अपने उत्तराधिकारियों से नहीं है, तो वो उत्तराधिकारियों से संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती है। संपत्ति को पत्नी केवल मेहर के हिस्से के बराबर ही बेच सकती है। सपोज करो कोई पत्नी है, उसने किसी भूमि के टुकड़े पर या किसी कीमती चीज पर कब्जा जमा रखा है और वो उसकी मेहर से ज्यादा कीमती है, तो उसका जो अधिकार है बस इतना है कि वो अपनी जो मेहर की कीमत है उसके अकॉर्डिंग जमीन पर या किसी कीमती वस्तु पर ही अधिकार जमाए। मेहर से अधिक की वस्तु या संपत्ति पर अधिकार नहीं जमा सकती है। जितना उसे मेहर चाहिए उतनी ही संपत्ति पर अधिकार कर सकती है। उत्तराधिकारीगण अपने हिस्से को मेहर ऋण के अदा होने से पहले बेचने के अधिकारी हैं। जो उत्तराधिकारी हैं, उन जो पति पत्नी हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो मेहर है उसके देने से पहले बच्चे जो उत्तराधिकारी हैं उस संपत्ति को बेच सकते हैं। ठीक है, क्यों? मेहर देने का अधिकार पति का है, पति कहीं से लाके दे उसे मेहर लाके देगा, ना कि वो अपने उत्तराधिकारियों से मांगेगी। मेहर का महत्व। मुस्लिम विधि के विवाह के समय मेहर का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि विवाह के समय किसी भी प्रकार से मेहर का जिक्र नहीं हुआ है तो कानून अपनी तरह से अनुमान लगा लेता है। जैसा कि मैंने सबसे पहले पॉइंट में बोला था, अगर पति पत्नी संविदा कर लेते हैं कि मैं आपको 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए शादी के बाद मेहर के रूप में दूंगा, या आपस में कोई डील नहीं करते हैं, संविदा होने के बाद इनकार कर देते हैं, या आपस में कोई डील नहीं हुई है कि मैं आपको कितना पैसा दूंगा, बात कोर्ट में चली जाती है, तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार उनकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मेहर पत्नी को दिलवाता है, स्त्री को दिलवाता है। मेहर महिला की आर्थिक दृष्टि से मदद करता है। अब सपोज करो किसी पुरुष ने किसी महिला को छोड़ दिया, उसे डाइवोर्स दे दिया, लेकिन जो पत्नी है वो ये कह सोचती है कि मेरा एक बार डाइवोर्स हो गया है, तलाक हो गया है, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी, अब मैं आजीवन ऐसी ही रहूंगी। ठीक है, उसका भरण पोषण कौन करेगा? तो उसके लिए उसे मेहर दिलवाया जाता है कि अपना पालन पोषण करना, अगर आप शादी करो या ना करो वो आपका विवेक है, अगर नहीं करते हो तो आपका खर्चा पानी ये रहा। ठीक है, पति की मृत्यु या तलाक के बाद इद्दत के समय वे इद्दत पूर्ण होने के बाद स्त्री की आर्थिक स्थिति सही रखने के
वे जीवन निर्वाह वे सम्मान में धन दिया जाता है। सपोज करो पति की मृत्यु हो गई, सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो शादी के समय इसलिए ही मेहर बांधी जाती है कि कल को आप ये पति मर जाता है और इसके घर वाले इसका खर्चा पानी नहीं उठाते हैं और ये कमाने में सक्षम नहीं है, तो इसका खर्चा पानी इसका जीवन यापन कैसे हुआ, तो वो मेहर से अपना जीवन यापन तो कर लेगी। या तलाक के बाद पत्नी चाहती है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी और मुझे अपना जीवन यापन करना है, तो इसलिए मेहर दिया जाता है। इसे मुस्लिम विधि में कठोरता से लागू किया गया है जिससे विवाह विच्छेद कम होता है। तीसरा रीजन ये है कि जब हमें मेहर का दबाव रहेगा, जब हम ज्यादा मेहर रखेंगे, तो एक पति को डर रहता है कि भाई मेरे ऊपर ये एक प्रकार का कर्ज है, एक प्रकार का दबाव है। इसी आधार पर पति पत्नी को तलाक देने से डरेगा और समाज में महिलाओं की जो दुर्दशा है उससे होने से बचेगी और विवाह विच्छेद जो तलाक हैं उनमें जो कमी आएगी। ठीक है, ये था हमारा मेहर। उम्मीद करता हूं ये जो मेहर की जो वीडियो थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है अपने साधारण शब्दों में आपको समझाने की, और जब आप इसके नोट्स बना लोगे, जब इसे 1 से 2 बार सिर्फ रीड करोगे, ठीक है, और 1 टाइम इसे राइट करोगे, तो आपका बिल्कुल हूबहू छप जाएगा आपके दिमाग में और आप एग्जाम में पूर्ण नंबर लेके आओगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो को समाप्त करने से पहले सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।